मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हमने स्टार्ट किया था प्री नेटल एज से स्टडी करना, प्री नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है एडल्टहुड। नाउ व्हाट इज़ दिस एडल्टहुड? ये वो पीरियड होता है जिसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, कुछ चेंजेस होते हैं, बहुत फ्यू चेंजेस जिसके साथ हमें एडजस्ट करना होता है। जैसे कि एडोलेसेंस में आपको बताया था कि बहुत रैंडम चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ये स्टेबिलिटी का पीरियड है, कम चेंजेस होते हैं और उसके साथ हम कैसे एडजस्ट करते हैं वो हमारे एडल्टहुड का पार्ट है। एडल्टहुड हम कब कहते हैं कि कोई पर्सन एडल्ट हो गया? जब वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए, जब वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करता है, सेल्फ सपोर्टिंग है, अपने आप को फिनेंशली, इमोशनली, सोशली सपोर्ट कर पाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है अपनी अर्निंग में, अपनी लिविंग स्टाइल में, तो उसे एडल्टहुड कहा जाता है। एडल्टहुड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अर्ली एडल्टहुड दैट इज़ 21 to 40 ईयर्स, हर एडल्टहुड का। इसके बाद सेकेंड है मिडल एडल्टहुड दैट इज़ 40 to 60 एंड देन ओल्ड अबव 60। 3 एडल्टहुड के स्टेजेस बताए गए हैं और हर स्टेज पे अलग तरीके की डेवलपमेंट होती है, अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और अलग तरीके का फिजिकल ग्रोथ या डेट्रियोरेशन होता है, विच वी विल स्टडी नाउ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद अर्ली एडल्टहुड, जो कि टाइम पीरियड है 21 to 40 ईयर। ये वो एज होती है जब हमारे आसपास के लोगों का, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि एडोलेसेंस एज तक उनको पता होता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम बहुत इम्पल्सिव होते हैं अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से, बायोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। तो वो लोग हमें कहीं ना कहीं टॉलरेट करते हैं हमारे बिहेवियर को। लेकिन जैसे ही हम एडल्टहुड में एंटर करते हैं तो वो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम एक स्टेबल बिहेवियर शो करें, हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड करें और अपना एक स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर डेवलप करें। तो ये उनके एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट हो जाती है कि हमारा ट्रांजिशन होना चाहिए इस एज में फ्रॉम डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट। अभी तक हम अपने हर डिसीजन के लिए टीचर्स पे, पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो अब हमें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए इस एज में। वी शुड थिंक अबाउट करियर एंड मैरिज, क्योंकि जब हम एडोलेसेंस एज में अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं तो वो यही देख के चूज़ करते हैं कि ये हमें आगे चल के करियर में कहाँ हेल्प करेगा। और मैरिज भी जनरली इसी टाइम पीरियड में होती है 21 to 40 ईयर्स के एज के बीच में, जो कि हमारी लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज होता है। आफ्टर दैट करियर एंड वर्क कैसे सेटल करना होता है कि हमें अपनी लिविंग अर्न करने के बारे में सोचना होता है कि जो सब्जेक्ट हमने चूज़ किया वो हमें कैसे हेल्प करेगा बिज़नेस करने में या जॉब करने में, कि हम कैसे मनी अर्न करें और अपनी लाइफ को स्टेबल करें। इस एज में हमें करना होता है सेकंड, इम्प्रूव द कॉम्पिटेंसीज। अपनी कॉम्पिटेंसीज, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है किसी काम को करने में, हम दूसरों से कैसे बेटर हैं, अपनी स्किल्स क्या है और उस स्किल को हम कैसे और पॉलिश कर सकते हैं। तो इस एज में हम अपनी कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करते हैं सो दैट हमारा जो अर्निंग है वो इम्प्रूव हो और हमारी लिविंग बेटर हो जाए। हम इस एज में बहुत सारा कंपटीशन भी फेस करते हैं, क्योंकि सभी लोग हमारे जो एज ग्रुप के होते हैं 21 to 40 के बीच में, वो अपने लाइफ स्टेबल करने में लगे होते हैं और वैकेंसीज़ कम होती हैं, जॉब्स कम हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उस कंपटीशन को कैसे फेस करें, हमारे अंदर कितना पेशेंस है, कितनी स्किल्स हैं। तो एडोलेसेंस एज में हमने जो सब्जेक्ट चूज़ किए, जो हमने अपने आप को मेंटली डेवलप किया, वो हमें बहुत हेल्प करता है कंपटीशन को फेस करने में। नेक्स्ट स्टेप होता है 21 to 40 ईयर की एज का, मैरिज एंड पेरेंटहुड। कि नंबर 1, नोइंग द स्पाउस। स्पाउस होता है पार्टनर, लाइफ पार्टनर, कि हम अपने पार्टनर को कितना समझते हैं, जानते हैं, उसके साथ हम कितना एडजस्ट कर पाते हैं। तो इसमें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं कि हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस को कैसे इम्प्रूव करें। अगर हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, हम एडजस्टमेंट करना नहीं जानते हैं, तो हमारा जो मैरिज होगा वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं रहेगा। तो एक दूसरे को समझना, वैल्यू करना, कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है।
सेकेंड स्टेप पे मैरिज के बाद क्या होता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर किया जाता है। अगर हस्बैंड वर्किंग है तो वो आउटर वर्क सारे शेयर करते हैं, और अगर वाइफ हाउस वाइफ है तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेती है। किसी किसी कंडीशन में दोनों वर्किंग होते हैं तो फिर वो घर के कामों में भी उन सारे रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इक्वली शेयर करते हैं। थर्ड स्टेप आता है व्हेन वी एक्सेप्ट द पेरेंटहुड, कि मैरिज के बाद जो एक नेक्स्ट स्टेप आ गया, करियर सेटल हो गया, मैरिज हो गई, तो पर्सन अपनी फैमिली को ग्रो करने के बारे में सोचता है। देन दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग द पेरेंटहुड। तो अभी तक पर्सन क्या था कि 21 की एज तक सिर्फ अपने लिए सोचता था, फिर वाइफ के लिए सोचना स्टार्ट किया, अभी बेबीज़ के लिए सोचना स्टार्ट करेगा, एंड फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए फ्यूचर प्लान करना स्टार्ट करता है, लाइक सेविंग्स, इंश्योरेंस, कैसे मनी को ग्रो किया जाए, कैसे बिज़नेस को डबल किया जाए ताकि फैमिली का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। तो ये सारे फंक्शंस, ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली एडल्टहुड में 21 to 40 ईयर की एज में। आफ्टर दैट मिडल एडल्टहुड स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 40, गोज़ अप टू 60 ईयर्स। इसमें क्या होता है कि ये हमारे करियर का मिड पॉइंट होता है। यहाँ तक हम काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके होते हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो बहुत सारे मैच्योरेशनल चेंजेस आते हैं ड्यू टू एक्सपीरियंस, की हम काम हो जाते हैं, इम्पल्स कम होने लगते हैं, एग्रेसिवनेस कम होने लगता है, पर्सनैलिटी में कूल एंड कामनेस डेवलप होने लगती है। तो मेच्योरिटी ऑफ माइंड इस एज में स्टार्ट होता है, माइंड डेवलप होना स्टार्ट होता है, और जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो ग्रेजुअली डिटोरिएट होना स्टार्ट होते हैं, कि उनमें डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है, बॉडी वीकनेस हो जाना, स्ट्रेंथ कम हो जाना। बट ये जो डिटेरियोरेशन का जो पीरियड है ये सबका अलग अलग वेरी करता है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को बहुत फिज़िकली फ़िट रखते हैं थ्रू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा। जो लोग अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पे फोकस नहीं करते उनको ये फेस करना पड़ता है। जो लोग फिज़िकल फिटनेस पे फोकस करते हैं तो वो इसको थोड़ा और डिले कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो डिक्लाइन होने लगती है, कि जैसे मेमोरी हमारी, हम भूलने लग जाते हैं बातों को, चीज़ों को। लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग टर्म, जो बहुत पुरानी बातें हैं, ऐसा नहीं कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी डाउन चली जाती है। यहाँ पे मेमोरी डाउन चली जाती है, बट जो विजडम है वो एज के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर दैट ओल्ड एज विच स्टार्ट्स एट 60 एंड अबव, ये वो एज होती है जहाँ रिटायरमेंट की एज आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ फिर से डेवलप होते हैं, जैसे कि एडोलेसेंस में हम इश्यूज़ फेस करते हैं, वो यहाँ भी इश्यूज़ आते हैं कि रिटायरमेंट में कई बार हमें लगने लगता है कि अब हम इम्पॉर्टेंट मेंबर नहीं रहेंगे सोसाइटी के, फैमिली के, तो एक इनसिक्योरिटी डेवलप होने लग जाती है माइंड में। विडोहुड फेस करना पड़ सकता है। विडोहुड होता है जब कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाए, तो वो फेस करना, इलनेस हो जाती है, बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, अल्टीमेट स्टेज होती है डेथ। देन लेकिन कुछ पीपल रिमेन एक्टिव, कुछ लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा, वो अपने आप को फिट रखते हैं। इस एज में फैमिली इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एडोलेसेंस एज में क्या था कि हमारे लिए सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट होती है। 21 to 40 की एज में करियर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, फिर वाइफ इम्पॉर्टेंट हो गई, फिर बच्चे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, हमारा करियर ग्रोथ इम्पॉर्टेंट होता है। अब रिटायरमेंट के बाद सारा जो अटेंशन है वो कहाँ चला जाता है, फैमिली पे। वी थिंक अबाउट ओनली किड्स, कि हमारे बच्चों को कैसे सेटल करना है, किसको कहाँ स्टेबल करना है, किसको कैसा घर बनवा के देना है, गाड़ी लेनी है, सारा फोकस फैमिली पे रहता है। ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं तो सारा फोकस ग्रैंड पेरेंटिंग पे हो जाता है, मीन्स ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि जो खुद के बच्चे हैं वो जॉब में बिज़ी हो जाते हैं, और ये ओल्ड एज पीपल जो होम पे होते हैं तो ये बच्चों की केयर कर लेते हैं। एंड एक इशू आ जाता है डिपेंडेंसी ऑन द चिल्ड्रन फॉर मनी, क्योंकि जॉब रही नहीं, तो जो लोग अपना फ्यूचर वाइजली प्लान नहीं करते हैं थ्रू द इंश्योरेंस और थ्रू द सेविंग, तो वो अपने बच्चों पे डिपेंड करते हैं मनी के लिए। लॉनलीनेस हो जाता है, क्योंकि बच्चे सब अपनी लाइफ में, अपने जॉब में, सोशल सर्कल में सब बिज़ी हो जाते हैं, और कई बार स्पाउस की डेथ हो गई तो ये लॉनलीनेस और इंक्रीज़ भी हो जाता है। तो इन द लास्ट एज थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है, बट ये भी वेरी करता है जो पर्सन
यंग एज से अपनी ओल्ड एज को प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं कि ये एज भी आएगी, तो इस एज के लिए वो कुछ अपनी हॉबीज़ डेवलप कर लेते हैं या सोशल सर्विस स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो लोग स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, उनको ये लॉनलीनेस फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी हॉबीज़ डेवलप नहीं करते हैं, सोशल सर्कल नहीं मेंटेन करते हैं, सोशल सर्विस नहीं करते हैं, सिर्फ फैमिली फोकस करते हैं, उन्हें ये लॉनलीनेस फेस करना पड़ सकता है। इन द एंड डेथ है। डेथ को अलग अलग कल्चर में, गोंड कल्चर में कहा गया कि ये जो डेथ होता है ये डिमोन्स मीन्स डेविल का काम होता है या ये किसी मैजिक का काम होता है। अलग अलग कल्चर में डेथ को अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है। बेसिकली तनाला कल्चर में डेथ को कहा गया कि ये नेचुरल फोर्सेस के थ्रू होती है डेथ। तो हमने इस डेवलपमेंट चैप्टर में बर्थ से लेके डेथ तक क्या फिज़िकल चेंजेस होते हैं, क्या मेंटल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं और हमारी सोशल लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारा हमने स्टडी किया। और इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए, सारी वीडियोस को एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है उन सबको एक बार राइट अप कर लीजिए। एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम एनीवेयर देन यू कैन कॉल मी। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।